मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जमीन और उस पर होने वाली फसलें, साथ ही झील और उसमें उठने वाली लहरें, इनके आपसी संबंधों को समझने की कोशिश की थी और थोड़ी सी बारीकी के साथ समझने की कोशिश की थी, क्योंकि व्यवहार के स्तर पर कहीं न कहीं इन दोनों को एक कर देने की भूल हम सबसे हो जाती है और ये अनजाने में ही होती है। लेकिन यदि हमें वैचारिक स्तर पर किसी से लाभ उठाना है या यूं कह लीजिए कि उसका विश्लेषण करना है, तो डेफिनेटली इन बारीक अंतरों को समझना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज इसे ही तो गड्डम गड्ड करना कहते हैं। अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। हम अब झील और लहर वाले तथ्य को छोड़ते हैं और सीधे सीधे जमीन और फसल पर आते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं कि विचारों की खेती कैसे की जाए। तो चूंकि खेती की बात हम करेंगे, तो इसलिए जमीन और उसमें बोई जाने वाली फसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम जमीन की बात करते हैं, तो देखिए, जमीन दो तरह की हो सकती है। एक ऐसी जमीन जिस पर वनस्पति है या जिस पर फसल लगाई जा सकती है, बोई जा सकती है। लेकिन बहुत सी जमीनें ऐसी भी होती हैं जहां कोई फसल नहीं हो सकती, बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद संभव न हो। उदाहरण के तौर पर चट्टान। चट्टान भी बेसिकली जमीन का ही हिस्सा है, लेकिन चट्टान पर कुछ भी बो पाना, कोई फसल उगा पाना आसान काम तो नहीं है, शायद असंभव ही हो। रेगिस्तान, रेत ही रेत, रेत ही रेत। अब उस रेत में क्या पैदा किया जा सकता है? ठीक है, कहीं कहीं नखलिस्तान मिल जाते हैं देखने को, उसके आसपास थोड़ी सी काइया जैसी चीजें मिल जाती हैं, कहीं खजूर के पेड़ मिल जाएंगे, कहीं झाड़ियां मिल जाएंगी, कटीली झाड़ियां कहीं कहीं हो सकती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम ये कहेंगे कि रेत पर फसल नहीं होती है। बहुत सी बंजर जमीनें होती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी कि जमीन है, बंजर पड़ी हुई है, ऊपर आप देखिए तो पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, पथरीली जमीन मिलेगी, घास तक नहीं मिलेगी। कहीं कहीं थोड़ी बहुत घास उगाए तो बात अलग है, हरियाली के आपको दर्शन हो जाए, अदरवाइज तो वहां कुछ भी नहीं है, बंजर है बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ कि जो जमीन है ऐसी हो सकती है जहां कुछ न उग रहा हो। लेकिन क्या हम यही बात अपने मस्तिष्क के बारे में कह सकते हैं कि मस्तिष्क भी ऐसा हो सकता है जहां कोई विचार न उग रहा हो, या यूं कह लीजिए कि विचार की एक भी लहर उठ नहीं रही हो? इस अंतर को भी हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हमने जमीन और उस पर होने वाली फसल को ज्यों का त्यों मस्तिष्क और उसके विचारों पर अप्लाई कर दिया, तो फिर बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। यहां थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि बहुत सी जमीनें ऐसी होती हैं जहां कुछ नहीं उगता, लेकिन कोई भी मस्तिष्क ऐसा नहीं होता जहां कुछ न उगता हो। यानी कि कोई भी मस्तिष्क ऐसा नहीं होता जहां कोई भी विचार न पैदा होते हो। याद रखिए कि जिसे हम पागल कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि पागलपन कहते हैं, वो विचारों की शून्यता नहीं है, वो विचारों का गड़बड़ झाला है। या यूं कह लीजिए कि समाज ने बात करने का, व्यवहार करने का एक पैटर्न बना रखा है, एक फ्रेम तैयार कर रखा है, और ये जो व्यक्ति जिसे हम पागल कह रहे हैं उस फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम उसे कह देते हैं कि ये पागल है। हो सकता है कि वो बड़ी बड़ी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हो। कभी कभी आपको जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं वो इसी तरह के पागल नजर आते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर का पैटर्न है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, उससे वो बाहर चले जा रहे हैं, लेकिन बात वो बहुत ज्ञान की कह रहे हैं। तो जो पागलपन है, याद रखिए, वो विचारों से रहित मस्तिष्क नहीं है। विचार हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ भी इस रूप में हो गया है कि समाज उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हमारी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जिस तरह से हम बात व्यवहार करते हैं, उस तरह से वो बात व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। अदरवाइज उनका भी जो मस्तिष्क है उपजाऊ है, उसमें भी विचार आते रहते हैं। और याद रखिए कि जिस मस्तिष्क में विचार आएंगे, विचारों में ये ताकत होती है कि वे अपने अनुकूल भावों को लेकर के आ जाते हैं, यानी कि भावों को पैदा कर देते हैं, जिसे आप इमोशंस कहते हैं। पहले विचार, फिर भावनाएं, और तीसरा जो होता है वो है हमारा, कह लीजिए कि बिहेवियर या कर्म, जो भी आप कहना चाहें। तो दोस्तों, एक बात तो हमें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि यदि मैं यह सोचूं कि यार मैं विचार ही नहीं करूंगा,
ठीक है, यह मस्तिष्क उत्पात मचाता है ना विचार के माध्यम से, तो मैं विचार ही नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप जमीन के बारे में तो सोच लीजिए कि इस जमीन में तो जहरी जहर पैदा होता है, झाड़ियां जो निकलती हैं वो जहरीली होती हैं, तो मैं इसमें कुछ बोऊंगा ही नहीं, वहां तो बात बन जाएगी। लेकिन आप मस्तिष्क के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क शून्य हो ही नहीं सकता तब तक जब तक कि हमारी सांसें चल रही हो। इसीलिए देखिए कि डॉक्टर जो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं तो क्लिनिकल डेड लिखते हैं, दिस पर्सन इज क्लिनिकली डेड। क्लिनिकली डेड का मतलब है कि अब इसका मस्तिष्क मृत हो चुका है और इसीलिए इसे मृत घोषित किया जाता है। भारतीय परंपरा में देखिए, जब अग्निदाह किया जाता है तो बकायदे कपाल क्रिया की जाती है। आखिरी में कपाल क्रिया कर ली गई, मतलब यह है कि अब मस्तिष्क मृत हो चुका है और अब यह व्यक्ति इस लोक से पूरी तरह से जा चुका है, इसकी तसल्ली हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज अपनी बात यहीं समाप्त करनी चाहिए। 2 दिनों का समय है, आप लोग भी इन सब पर विचार करें। हम लोग फिर सोमवार को बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।